आज हम देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और प्रमेय लिखे हुए हैं। आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है, यदि जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, जहां पे ए बी और सी डी जो जीवा है आपस में समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी तथा दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम चित्र को बनाते हैं, एक वृत्त, इस तरह से एक वृत्त है हमारे पास और वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी दिया हुआ है। देखिए दोनों समानांतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों समानांतर है, यानी कि एक अगर इस तरह से है तो दूसरा वाला भी इस तरह से होगा, दोनों समानांतर हो गए, दोनों दिख रहे हैं समांतर, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से समानांतर है। तो दोनों की बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों का, ये इसका केंद्र हो गया। तब हमको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के अगर ऐसे हम ले लें तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रश्न में इतना दिया हुआ है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है ए बी समानांतर सी डी तथा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे वाली जीवा जो है वह 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। अब आता है दोनों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ से आप लोग जान रहे हैं कि ये लंब डाला जाता है यहाँ पर, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, ये हो गया एम, सी एम और एम डी। इसी तरह से इधर ऊपर तरफ ये लंब डालेंगे, ये एन हो गया, तो ए एन और एन बी, ये इसका केंद्र है ओ। तो आप लोग जान रहे हैं कि ये जो लंब होता है केंद्र से जीवा पर, वह उसको दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसको आधा करते हैं इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो 4 सेंटीमीटर है किसकी दूरी होगी, ए एन की दूरी होगी, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे के लिए भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, सी डी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, सी डी का आधा कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये किसकी दूरी है, सी एम की दूरी है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमको सी एम मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया। इसमें और एक रचना कर लेते हैं, वो एक को मिला लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, और यही त्रिज्या की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमको अब दो त्रिभुज मिला हुआ है, तो दोनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस सूत्र लगा लेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर इसकी दूरी हमको अभी चाहिए, हमको अभी पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक x लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 - x हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पर उस चीज को मैं एक बार लिख देता हूं कि एम एन बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ एन बराबर x है, माना कि इसको हमने माना है ओ एन बराबर x, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, 7 - x। इस तरह से हमको ऊपर के त्रिभुज के आधार और लंब की लंबाई पता चल गया, नीचे वाले त्रिभुज के आधार और लंब की लंबाई पता चल गया, तो हम दोनों स्थिति में कर्ण को निकाल सकते हैं, और कर्ण दोनों के बराबर है, देखिए त्रिज्या है वो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग लिख करके चयन करते हैं। देखिए त्रिभुज AON में पाइथागोरस सूत्र से, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट पाइथागोरस सूत्र लिखते हैं, r का वर्ग बराबर OA का वर्ग, ध्यान से देखते रहिए, r का वर्ग बराबर OA का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ON का वर्ग प्लस AN का वर्ग, ठीक है, क्लियर हो रहा है। OA का वर्ग निकालना है हमको, और ON का वर्ग हमको पता है, देखिए x, तो इसको क्या लिखेंगे, x का वर्ग प्लस AN का मान कहां पर है, ढूंढिए, आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए AN का मान 4 सेंटीमीटर है, तो इसके 4 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा पहला समीकरण। चूंकि दोनों पद में, इस पद में OA भी नहीं मालूम है और x भी नहीं मालूम है, इसका मतलब यह है कि दूसरे और एक त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा, और उस तरह से हम लोग अब दूसरे त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ये हो गया पहला समीकरण, r वर्ग बराबर ये इस तरह से। अब आता है दूसरा त्रिभुज, चुनिए, उसमें जो नीचे तरफ है
OCM, OCM समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी r वर्ग बराबर, ध्यान से देखिए ये इधर वाला r वर्ग माने OC का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस CM का वर्ग। तो r का वर्ग बराबर OM का वर्ग, OM का मान कितना आएगा 7 माइनस x का स्क्वायर, ये यहाँ पे है 7 माइनस x, यहाँ भी ये निकाले हैं OM का स्क्वायर बराबर 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। CM कितना है देखिए यहाँ पे, ये पूरा जीवा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आधा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। देखिए पहले पद का वर्ग 7 7 49 माइनस पहले दूसरे के गुणा का दुगुना 7 दूनी 14 गुणित x, 14x धन दूसरे पद का वर्ग x का वर्ग धन 3 तिया 9, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलना पहले बता चुके हैं पिछले क्लासों में, तो ये ब्रैकेट खोलना यहाँ पर भी बता दिए, बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी सरल है, पहले पद का वर्ग ऋण पहले दूसरे के गुणा का दुगुना धन दूसरे पद का वर्ग, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमको दो समीकरण मिला है और दोनों समीकरण में r स्क्वायर का मान मिला है। देखिए यहाँ पर r वर्ग यानी कि दोनों क्या है, हमारे लिए त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसके बाएं साइड बराबर है, r स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है और r स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है दोनों में, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस होगा देखिए 4 4 16 बराबर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों r स्क्वायर बराबर हैं इसलिए दाहिने साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 16 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 14x और ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 58 प्लस 58, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं, देखिए ये काट लिए, 14x जो है ऋणात्मक है इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 14x हो जाएगा बराबर का बराबर, ये 16 यहाँ पे धनात्मक है इस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 58 माइनस 16 हो जाएगा और 58 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 42 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 14x को डायरेक्ट यहाँ पे 14 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप डिवाइड नहीं करेंगे डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, परंतु तुम लोगों के समझने के लिए मैं ये इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये 14 काट दिए, ये 14 का पार्ट अगर आपको आता है तो ये 14 या 42, x बराबर आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, x बराबर 3 सेंटीमीटर। हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी x के मान को रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो है छोटा दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर r स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। देखिए r स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 4 16 बराबर कितना हो गया 25। अब r स्क्वायर बराबर 25 आता है तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर r का मान 5 मिल गया, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो त्रिज्या है कितना सेंटीमीटर मिला, 5 सेंटीमीटर मिला, यही हमारा आंसर है, त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या कितना मिला 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, प्रमेय में क्या लिखा है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसके एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। मैं चित्र बना रहा हूं, प्रमेय को पढ़ते हुए आप बड़े ध्यान से देखिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया वृत्त किसी चाप द्वारा, चलिए इसको दो चाप भागों में बांट लेते हैं, जैसे कि ये ए बी ले लिए तो इस चाप के द्वारा ले लेते हैं, ये चाप ए बी, यानी कि क्या हुआ ये चाप ए बी, समझते रहिए बढ़िया से। ये हो गया इसका केंद्र है, वृत्त के किसी चाप द्वारा यानी कि ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि हम क्या करेंगे इसको ऐसे मिलाएंगे, ये कोण दिख रहा है आप लोगों को, केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण, शेष भाग माने इधर वाला दीर्घ वाला, अंतरित
शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। यानी कि परिधि पर इसी चापखंड के द्वारा कहीं भी आप बना लो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ भी बनाएंगे और ये वाला मिलाएंगे तो यहाँ पर बना हुआ कोण का ये दुगुना होगा। अगर यहाँ भी बनाते हैं तो भी ये दुगुना होगा इससे। तो मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये इस तरह से हम लोग ये चाप ए बी के द्वारा परिधि के दूसरे भाग में बना हुआ कोण, ये कौन सा हो गया, ए बी सी हो गया ये कोण। ध्यान से देखते रहिए, ये जो बता रहा है ये प्रमेय में, यहाँ पर जो केंद्र पर अंतरित कोण है इस चाप ए बी के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर यानी कि सी पर बने कोण का ये दुगुना होता है। देखिए लिखा हुआ है दुगुना होता है। यानी कि अगर मैं शब्दों में बोल दूं और अंकों में दिखा दूं आप लोगों को, अगर ये मैं 120 अंश का है बोलूं तो ये कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये 60 अंश का है तो ये 120 अंश का होगा, ऐसा सिद्ध करना है। अब इसको परमानेंट मत मानिए, ये 30 अंश होगा तो ये 60 अंश होगा। ये खाली मैंने आप लोगों के दिमाग में दुगुना का अर्थ समझने के लिए इसको बता दिया कि यहाँ पर जितना अंश का कोण बनेगा यहाँ पर उससे दुगुना कोण बनेगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये हमारी समझ के लिए था, सिर्फ ये इस प्रमेय का भाग नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितना इसमें आपको पता है, इससे पहले जितना प्रमेय पढ़े हैं उसी का उपयोग करके बना लेंगे। बहुत ही सरल है, ध्यान से देखते रहिए। आप कक्षा 9वीं में बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, उस चीज को भी मैं यहाँ पे याद दिलाऊंगा और उस चीज को आप लोग ध्यान में रखते रहिए। हम क्या करेंगे देखिए, इसकी रचना में हम CO को मिलाते हुए D तक ले जाएंगे। तब आपको दो यहाँ पे त्रिभुज दिखता होगा, एक इस साइड का एक इस साइड का। दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिला दूं, देखिए OA हमारी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में दो त्रिज्याएं हैं जो आपस में बराबर है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है और कुछ रचना करना है, उसके बाद उत्पत्ति। तो हमको दिया क्या है, दिया है सर्कल R और O में AB के द्वारा, ये तो सिद्ध करना है हमको, AB के द्वारा बना हुआ कोण जो होता है इसका दुगुना होता है। यानी कि समझिए कि खाली हमको इतना दिया हुआ है, उसमें से आप चाप ए भी दिया हुआ है, मैं चाप ए भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वहीं पर चलिए। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना क्या है, AOB चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हो गया। ये किसके बराबर होगा, अन्य बिंदु पर, परिधि के अन्य बिंदु पर बने हुए कोण का यानी कि C पर बने हुए कोण का दुगुना होगा। यानी कि डबल कोण ACB यानी कि ACB का दुगुना होगा। जैसे ये 30 अंश का है तो 30 दूनी 60 हो गया, ये 60 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ सिद्ध क्या करना है। उसके बाद बहुत ही सरल है, 2 लाइन का है, ये बड़े आराम से देखते रहिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए रचना करना है हमको। हमने एक छोटा सा रचना किया था। क्या रचना किया था, C से O को मिलाते हुए D तक आगे बढ़ाना है। CO को मिलाते हुए D तक बढ़ाना है। अब आता है उत्पत्ति। यहाँ पे देख रहे हैं उत्पत्ति, आप लोगों को 2 लाइन में पता चलेगा। मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग जो 9वीं पढ़े हो उस प्रमेय एक को याद दिलाता हूं मैं। इस तरह से एक हमारे पास त्रिभुज है, ये कौन सा कोण है, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है ये। तो इसका एक बहिष्कोण प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय में क्या होता है, ये जो बहिष्कोण है ये वाला देख रहे हैं आप, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कोण ABCD इस तरह से है, तो कोण A धन कोण B बराबर कोण BCD ये होता है। ये होता है हमारा बहिष्कोण प्रमेय और इसी का यहीं पे हमको अभी उपयोग करना है। ठीक है, तो ये बहिष्कोण प्रमेय आप कक्षा 9वीं पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद आ गया होगा। याद नहीं भी आया है तो यहीं से जान लीजिए, ये याद रहना चाहिए आपको इसके रीजन में इसके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज को चुनते हैं। पहला पॉइंट के लिए त्रिभुज ACO में ध्यान से दिख रहा है, मैं इसको नामकरण कर देता हूं ताकि आपको सरल लगे। मैंने बताया था किसी भी कोण को 5 प्रकार से आप नामकरण करके पढ़ सकते हैं, तो उसमें से अभी एक जो उपयोग कर रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए। इस कोण को हम कोण 1 ले लेते हैं, यहां से यहां तक
और इस कोण को 2 नंबर का ले लेते हैं, इसको 3 नंबर का ले लेते हैं, इसको 4 नंबर का ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। अब यहां पर ये ए स्वतंत्र है, बी स्वतंत्र है, इसके लिए इसको नामकरण नहीं करते हैं, इसको कोणे लिख पढ़ेंगे और इसको कोण बी पढ़ेंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए त्रिभुज ए सी ओ में यहां पर एक चीज आप और भी पढ़े होंगे कि यदि हमारा ये त्रिभुज के यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी पढ़े आप, तो इसका भी उपयोग यहां पे करेंगे। क्या करेंगे, इस त्रिभुज में OA बराबर OC, OA बराबर OC ये त्रिज्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण A बराबर कोण 3 नंबर का कोण देखिए कहां पे है, कोण 3, कोण A के बराबर होगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में उसके बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहां पे लिख देते हैं समद्विबाहु है, नियम यहां पे लागू होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखते हैं अगर ऐसा होता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, अब बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण A धन कोण 3, कोण A धन कोण 3 बहिष्कोण प्रमेय से। ये बहिष्कोण प्रमेय से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर, यानी कि बाह्य कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर हो गया बहिष्कोण प्रमेय। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हम जब ऊपर में लिखे A बराबर कोण 3 लिखे हैं, तो क्या हम A को हटा करके इसके जगह पे कोण 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 3 धन कोण 3 बराबर 2 ठो कोण 3। आ गई बात समझ में, कोण 1 बराबर 2 ठो कोण 3। ठीक है, इसमें सारे रीजन लिखते हुए चल रहे हैं, इसलिए अब हम दूसरा त्रिभुज को जब चुनेंगे वहां पे सारे रीजन को लिखना नहीं पड़ेगा। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा त्रिभुज को चुनते हैं, देखिए OCB, त्रिभुज OCB में, ये वाले त्रिभुज में। ठीक है, यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी वही है, OA OC एंड OB बराबर OC, ये भी त्रिज्या है, बराबर है। अब यहां पर इस नियम को लगाते हैं समद्विबाहु वाला, तब क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण 3 जैसे इसमें लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण 4, कोण B बराबर कोण 4। ठीक है, इसका भी कारण क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के यही नियम है। हो गया। अब इस आधार पर क्या लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, बहिष्कोण प्रमेय को लेते हैं। यहाँ पे कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण 4। अब कोण B यहां पर लिखे हैं, देखिए कोण B बराबर कोण 4। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, B को कैंसिल करके हम क्या लिखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4। ये 4 नंबर है ना, 4 4 8 जोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। एंगल ये है एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो क्या हो जाएगा, 2 ठो एंगल 4 हो गया। इस बात को ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पे 2 ठो एंगल 3 हुआ, यहाँ पे 2 ठो एंगल 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये एंगल 2 बराबर आया है ना। अब यहाँ पर ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, देखिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 धन 2, दोनों को जोड़ने से यहाँ पर देखिए, पहले चित्र में समझ लीजिए। समीकरण 1 में कोण 1 की बात चल रही है, समीकरण 2 में कोण 2 की बात चल रही है। 1 और 2 नंबर के कोण को हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, AOB मिल जाता है। तब क्या हो जाएगा, देखिए कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 इज इक्वल टू, एक बार लिख देते हैं, बड़ा वाला कोण जो आ रहा है AOB बन गया, AOB बराबर। ध्यान से देखिए, इस पक्ष को देखिए, 2 नंबर है, कोण 3 का दुगुना लिखा हुआ है, 2 गुणित कोण 3, यानी कि 2 कोण 3 धन 2 कोण 4, यानी कि कोण 4 और कोण 3 डबल डबल हैं। तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण 3 धन कोण 4, कोण 3 धन कोण 4 का दुगुना। अब चित्र में चले जाइए, कोण 3 और कोण 4 कौन कौन से हैं, ये कोण 3 है और कोण 4 है, दोनों को जोड़ दिए, तब क्या मिल गया, ACB, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 कोण ACB। और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, 2 कोण ACB, यही सिद्ध करना था।
यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। अभी जो हमने पढ़ा उसी का उपयोग करना है, ठीक है, इस प्रमेय का उपयोग करना है और इसका हल निकालना है। तो इसमें जो लिखा है उस चीज को देखिए, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर, यानी कि हमारा वृत्त हो गया, परिधि है, इसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी व्यास द्वारा अंतरित कोण। तो चलिए एक व्यास बना लेते हैं यहाँ पर पहले, तब हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा प्रश्न। ये हो गया व्यास, ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया। ये हमारा व्यास है ए बी, इसका केंद्र ओ से होते हुए गुजरेगा चूंकि व्यास है, और इसके द्वारा किसी भी बिंदु पर, इसके चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इस व्यास के द्वारा अंतरित कोण कितना होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर ले लें, देखिए यहाँ पर सी बिंदु ले लें और इस तरह से इसको मिलाएं, तो ये जो कोण होगा 90 अंश होगा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो प्रमेय किए थे उसी का हमको उपयोग करना है, और यहाँ पे उपयोग करना है मैंने उतना नहीं लिखना है, यहाँ पे और कम लिखना पड़ेगा और हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि हम लोग यहाँ तक जब पहुँचेंगे तब क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये केंद्र है और इस पर बना हुआ कोण कितने अंश का होगा, इस साइड सरल रेखा के एक और बनने वाला कोण 180 अंश का होता है, इसलिए ये सीधा सीधा 180 अंश का। अब क्या करेंगे, पिछला प्रमेय के हिसाब से यहाँ से हम C से O को मिलाते हुए इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए, ऐसा देखिए ये हो गया, ये हमारा D पॉइंट हो गया। अगर पिछले यहाँ पर जो बना हुआ था उस चित्र को आप ध्यान में देखेंगे, इसको पलट देंगे तो उसी प्रकार का हो गया। ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, एक ठो का बाह्य कोण ये हो गया, एक ठो का बाह्य कोण ये हो गया, ठीक है। तो हम उस बाह्य कोण पे न जा करके सीधा हम उस प्रमेय का उपयोग करेंगे, यानी कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। बड़े ध्यान से देखिए, हम इस चाप की बात करते हैं अभी, ए बी। ये ए बी चाप है जो अर्धवृत्ताकार है, उसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण देख रहे हैं आप, कितने अंश का है, 180 अंश का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर इस चीज को ले तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन सा कोण है, देखिए ए ओ बी, सरल रेखा वाला कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। बीजू रेखीय कोण होते हैं, ये सरल रेखा के एक और बनने वाले कोण 180 अंश के होते हैं। ये हो गया। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर चाप ए बी द्वारा परिधि पर बना कोण कौन सा है, ए सी बी, कोण ए सी बी। दोनों चीज क्लियर हो गया। इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और इसी चाप के द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण, दो चीज क्लियर हुआ। अब इस प्रमेय का उपयोग कर लिए, है ना, तो उपयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिला था हमको लास्ट में कि उसका दुगुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, यही मिला था ये प्रमेय से। कोण ए ओ बी यानी केंद्र पर बना हुआ कोण, इसके द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको किसका मान मालूम है, देखिए कोण ए ओ बी का मान मालूम है, कितना है, 180 अंश। 180 अंश बराबर 2 कोण ए सी बी, इसलिए 2 से भाग दे दें या तो फिर 180/2, कम से कम ऐसा लिखना चाहिए आप लोगों के क्लास 10th के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 90 अंश बराबर कोण ए सी बी। और 90 अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। तो इस तरह से क्या हो गया, देख रहे हैं आप, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। तो ये किसके द्वारा अंतरित कोण है, व्यास ए बी के द्वारा। तो इस व्यास जो है हमारा ये, इसके द्वारा हमारे केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे आर्क यानी कि चाप ए बी के द्वारा लिए हैं, ठीक है। चाप ए बी के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, यही हमारा क्या है, व्यास के द्वारा बना हुआ कोण, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने अंश का बन गया, ये 90 अंश का बन गया। तो आप इसको इस तरह से 2 लाइन में देखिए हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट एक बता देते हैं इसी से एक और प्रमेय। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण समान होते हैं।
तो ध्यान से देखिए इसको, वृत्त के एक ही खंड में बने हुए कोण कैसे समान होते हैं, यहाँ पर मैं बना के बता देता हूँ आपको। मैं चित्र में ही समझा दूंगा तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग पूर्णतः चित्र में ही समझ जाएंगे। इसके अनुसार क्या है, हमारा ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये देखिए ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये हमने ए बी इसका चाप लिया, और ए बी चाप अगर लघु चाप की ओर से लेते हैं तो दीर्घ चाप में बने हुए एक ही खंड में बने हुए कोण समान होते हैं। चाहे इसमें तो आप कितना ठो भी कोण बना लो, यहाँ पे ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तब आप यहाँ पर ये बना हुआ कोण हुआ एक, देखिए दूसरा कोण यहाँ पर बना हुआ ये कोण हो गया। तो ये प्रश्न में कहता है कि कोण सी बराबर कोण डी होगा। ठीक है, खाली चित्र में बता देता हूँ, कोण सी बराबर कोण डी लेना है हमको, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए दो लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर दो कोण सी, लिख सकते हैं ऐसा। देखिए ए ओ बी बराबर दो कोण सी, यही वाला उपयोग है। उसी तरह से दूसरा के लिए क्या करेंगे, कोण ए ओ बी बराबर दो कोण डी, ये दूसरा समीकरण हो गया। देखिए दो लाइन में क्लियर हो गया। अब ये दोनों क्या है, बराबर है, देखिए इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने से राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, टू कोण सी इज इक्वल टू टू कोण डी, यहाँ से टू को कैंसिल कर देंगे तो कोण सी इज इक्वल टू कोण डी प्राप्त हो गया। यानी कि किसी भी चापखंड के द्वारा वृत्त के कहीं भी बने हुए दो कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।